हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। हमारा चैप्टर चालू था हीट, जिसके बारे में मैंने आपको कल ये इमेज दिखाई थी, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने ये इमेज देखी थी और आपसे एक सवाल मैंने पूछा था कि इस बॉटल के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं वो किस रीजन से इस बॉटल के ऊपर आके सेटल हुए हैं। इस गाड़ी के अंदर से हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहे हैं, इस लीव के ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सवाल पूछा था कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। एक बात तो क्लियर है कि इस बॉटल के अंदर का जो पानी है वो लीक होके बाहर आ रहा है क्या? नो, है ना। बाहर बारिश हो रही है तो इस कार के अंदर पानी कांच से लीक होके आ रहा है क्या? डेफिनेटली नो। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है, किसी भी रूम में या फिर किसी भी एटमॉस्फेयर में अगर आप रहते हो तो वहां पे वाटर वेपर्स रहती है। ओके, वहां पे ह्यूमिडिटी रहती है, वहां पे वाटर वेपर्स मौजूद रहते हैं। ओके, तो जब कोई कोल्ड रीजन उसको मिलता है वाटर वेपर को, तो उस कोल्ड रीजन पे वो जो वाटर वेपर्स है वो आके वहां पे कंडेंस हो जाते हैं। देयर इज द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस होती है वहां पे? कंडेंसेशन नाम की प्रोसेस होती है इस बॉटल के सरफेस के ऊपर। अब डेफिनेटली ये जो बॉटल है ये हमने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाली है, तो डेफिनेटली इसका आउटर सरफेस क्या होगा? ठंडा होगा। अब बाहर बारिश हो रही है, ये क्यों होता है ये हमने डिस्कस किया। अब इस कार में बाहर बारिश हो रही है तो डेफिनेटली जो कांच है वो उसका टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, वो कांच ठंडी हो जाएगी और डेफिनेटली कार के अंदर का जो मॉइस्चर है वो इसके साइड पे, इस साइड पे, इनर साइड पे क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंस। सो देयर इज अ प्रोसेस called condensation happening on the cold parts in your room or in which atmosphere you are living. Okay, understood? Then moving to the next slide. next slide की तरफ बढ़ते हैं। okay, अब क्या देखना है हमें? यूनिट ऑफ हीट देखना है। क्या देखना है? यूनिट ऑफ what we are going to see, यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट देखो, सबसे पहले द यूनिट ऑफ हीट आर जूल। ये यूनिट ऑफ हीट क्या है? जूल है ना। जूल नाम का एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि हीट का यूनिट क्या है बेटा? जूल है। लेकिन ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट, है ना। एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट इक्वल्स टू क्या है? जूल। ओके, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं? कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ओके, देन उसके बाद में सीजीएस यूनिट ऑफ हीट मैं यहां पर लिखता हूं, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। हीट का सीजीएस यूनिट क्या है? इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? कैलोरी। कितना है? कैलोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? CAL, कैल। ओके, आप जब एक्सरसाइज करने जाते हो, है ना, जिम में जाते हो, या फिर आपके स्मार्टफोन के अंदर वो एप्लीकेशंस रहता है जिसके अंदर आप हेल्थ ट्रैक करते हो आपकी, तो वो एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाता है कि आज आपने कितने स्टेप्स चले हैं और कितनी कैलोरीज आपने उन स्टेप्स को कंप्लीट करके बर्न की है ना। तो डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर की एनर्जी को भी हम किस फॉर्म में कंसीडर करते हैं? हीट एनर्जी के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, इसलिए हम उसको किस में नापते हैं? कैलोरीज में, है ना। इसलिए जिम जाते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त हम बोलते हैं कि मैंने 100 कैलोरीज बर्न की, 200 कैलोरीज बर्न की। ओके, और वैसे ही जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होती है उससे भी सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। लेकिन उसके अलावा भी कैलोरीज अगर आप बर्न करते हो तो यू विल बिकम हेल्दी पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या लिखता हूं मैं यहां पर? अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, ठीक है। क्या करने के लिए? क्या करना है यहां पर? हमें
1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर रेज करना है, कितने डिग्री सेल्सियस से रेज करना है बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस से। कितने डिग्री सेल्सियस से? 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, जस्ट अ मिनट। रेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देन फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो जो 1 ग्राम वाटर का सैंपल हमने लिया है उसका टेम्परेचर कितना है बेटा? 14.5 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको 1 डिग्री से हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ओके, सो वो कितना बनना चाहिए? 15.5 डिग्री सेल्सियस बनना चाहिए। ओके, सो इट इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। इसी को हम क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी हीट बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी हीट। मतलब 14.5 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पानी का हमने सैंपल लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया और उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी हीट बोलते हैं। उसी अमाउंट ऑफ हीट को जो हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की है उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 कैलोरी हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी हीट। अब आगे नेक्स्ट, सिमिलरली द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अब देखो, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर, 1 kg वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या कर रहे हैं हम? 1 kg वाटर, उसका टेम्परेचर रेज करना है कितने डिग्री सेल्सियस से? 1 डिग्री सेल्सियस से। फ्रॉम, सेम वैल्यू सेम है, 14.5 टू 15.5। फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस से। ओके, देन इट इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी हीट। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? 1 किलो कैलोरी हीट। इसी को ही हम क्या बोलेंगे बेटा? 1 किलो कैलोरी हीट बोलेंगे। अंडरस्टूड? यस और नो? इट इज क्लियर दैट 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी जो है, 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू कितनी है बेटा? 1000 कैलोरी है। कितनी है? 1000 कैलोरीज। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ रही है? ओके, हमने सिर्फ यहां पे क्या देखा है? यूनिट ऑफ हीट देखा है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है? जूल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जे से। देन सीजीएस यूनिट ऑफ हीट कितना है बेटा? क्या है? कैलोरी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? CAL लिखते हैं हम स्मॉल में। देन हमने यहां पर 2 कंडीशंस देखी है। क्या? एक कैलोरी किसे कहते हैं और दूसरा किलो कैलोरी किसे कहते हैं, है ना? अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, अब कंडीशन क्या है? उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 14.5 डिग्री सेल्सियस से हम उसको कितना कर रहे हैं? 15.5 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। उसी को ही हम क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी हीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी हीट। और उसके बाद हमने किलो कैलोरी को कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टैंडर्ड को सेट किया है? हमने 1 किलो वाटर लिया है, 1 kg वाटर, एंड उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है। और कंडीशन क्या है कि 14.5 डिग्री सेल्सियस से हमने कहां तक लेके गए उसको? 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, उसी को ही हम क्या कहते हैं? 1 किलो कैलोरी हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 किलो कैलोरी हीट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, done? Then moving to the next slide. Okay, always remember, क्या ध्यान में रखना है आपको? If we heat 1 kg of water by 1 degree Celsius, अगर 1 किलो पानी को हम 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हीट करते हैं, ओके, इन डिफरेंट टेम्परेचर रेंज than 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस, the amount of heat required will be slightly different. देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कैलोरी एंड किलो कैलोरी को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर पानी का क्या ले रहे हैं? 14.5 डिग्री सेल्सियस से उसको बढ़ा रहे हैं। कहां तक बढ़ा रहे हैं? 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं। ओके, लेकिन इस सैंपल को लेते वक्त अगर हम ये
टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, 14.5 से थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर लेके हम उसको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलेगा जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको रिक्वायर होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जो भी स्टैंडर्ड्स है, कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से कैलकुलेट करके हमें बताई गई है। ओके, अगर हम दूसरे टेम्परेचर को लेके अगर उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें 1 डिग्री सेल्सियस से, तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अंडरस्टूड? देन देखो, इट इज देयरफॉर essential to define a specific temperature range while defining the unit of heat। इसलिए हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज को डिफाइन करना जरूरी है जब हम यूनिट ऑफ हीट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ हीट को बताने की कोशिश करते हैं। ओके, देन कैलोरी एंड जूल आर रिलेटेड बाय फॉलोइंग रिलेशन। देखो, कैलोरी भी हीट का यूनिट है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर। उसके बाद जूल भी क्या है? हीट का यूनिट है। तो कैलोरी एंड जूल के अंदर रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है। ओके, ये रिलेशन आपको याद रखना है, जो कि आगे चल के न्यूमेरिकल्स में हमें काम आने वाला है। अंडरस्टूड? यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ये साइंटिस्ट कौन है? क्या नाम है इनका? जेम्स प्रेस्कॉट जूल, है ना। इनके ही ऑनर से हमने हीट को क्या यूनिट दिया है? जूल यूनिट दिया है। कब पैदा हुए थे ये? 1818। ओके, डाइड ऑन द 1889। ओके, he was first person to show that the kinetic energy of tiny particles of matter appears as a heat energy, है ना। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे अपीयर करती है? हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर करती है। एंड ऑल्सो दैट द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। इन्होंने ही सबसे पहले हमें बताया था कि एनर्जी जो है वो वन फॉर्म से अनादर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अंडरस्टूड? देन कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। इसके अंदर हमें क्या मिल गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मिल गया। क्या मिल गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क। ओके, देन द यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड जूल आफ्टर हिम। उनके बाद उनको ऑनर देने के तहत यूनिट ऑफ हीट को क्या बोला जाने लगा? फिर जूल बोला जाने लगा। ओके, जिसको हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? Then moving to the next slide. Okay, क्या है बेटा? ये क्या लिखा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या लिखा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है ना। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी रहती है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा मटेरियल कितनी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता है, ये उसके हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब इसी का ही एक बेस्ट एग्जांपल हम यहां पर देखने वाले हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गए। एक ट्रे लेना है जिसके अंदर थिक लेयर ऑफ वैक्स होनी चाहिए। देन हमें सॉलिड स्पेयर्स लेने हैं 3 चीजों के। सबसे पहला आयरन, उसके बाद में लीड एंड तीसरा कॉपर, है ना। तीनों के हमें सॉलिड स्पेयर्स लेने हैं और कंडीशन क्या है कि तीनों का मास जो है वो इक्वल होना चाहिए। ओके, देन बर्नर और स्पिरिट लैंप एंड लार्ज बीकर। एक बर्नर, उसके बाद में एक स्पिरिट लैंप लेना है एंड एक बड़े साइज का बीकर आपको चाहिए। ओके, देन क्या प्रोसीजर है बेटा? सबसे पहले टेक 3 स्पेयर्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड लीड ऑफ इक्वल मास, है ना। आयरन, कॉपर एंड लीड के 3 स्पेयर्स आपको लेने हैं जिनका मास क्या होना चाहिए? इक्वल। देन पुट ऑल द 3 स्पेयर्स इन द बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम, है ना। आपने क्या किया? एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाला, उसको बर्नर से हीट किया, पानी उबलने लगा, गर्म हो चुका था। उसके अंदर हमने तीनों स्पेयर्स को डाल दिया, जो कि कॉपर, लीड एंड कौन सा था हमारे पास? आयरन। आयरन, कॉपर एंड लीड, तीनों स्पेयर्स को डाल दिया। कंडीशन क्या थी बेटा?
तीनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। देन कुछ समय के लिए 2 4 5 मिनट 10 मिनट के लिए हमें तीनों स्पेयर्स को उस पानी के अंदर गर्म होने देना है 3 4 मिनट इक्वल, और सेम टाइम पे उसको हमें पानी से रिमूव कर लेना है तीनों स्पेयर्स को सेम टाइम पे सेम वक्त पर। ओके, देन ऑल द स्पेयर्स विल बी एट द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब सभी स्पेयर्स, अब क्योंकि पानी उबल रहा था, बहुत बहुत ज्यादा गर्म था, उबल रहा था, तो उसके तीनों का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कॉपर स्पेयर वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। उसके बाद में आयरन का जो स्पेयर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस, एंड लेड का जो स्पेयर है वो भी कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तीनों का टेम्परेचर अब इक्वल है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब क्या करना है हमें, पुट देम इमीडिएटली ऑन द थिक स्लैब ऑफ वैक्स। हमने ये जो वैक्स का जो स्लैब बनाया था ना हमने, थिक स्लैब, उसके ऊपर तीनों को हमें सेम टाइम पे इमीडिएटली डालना है। ओके, नोट द डेप्थ दैट ईच ऑफ द स्पेयर गोज इनटू द वैक्स। अब आपको इसको ऑब्जर्व करके ये समझना है कि कौन सा कितना ज्यादा वैक्स के अंदर गया है। सबसे पहले सबसे ज्यादा डीप कौन गया है, आयरन का स्पेयर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन गया है, कॉपर। कॉपर सेकेंड नंबर पे है, और लीड जो है वो थर्ड नंबर पे है। लीड सबसे कम वैक्स के अंदर धसा है, उसके बाद सबसे ज्यादा कॉपर, और उसके बाद सबसे ज्यादा कौन है, आयरन का स्पेयर है। ओके, अब इसके ऊपर से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, डेफिनेटली हमें इसके ऊपर से ये ऑब्जर्व करने को मिलता है कि लीड जो है ये सबसे कम हीट को होल्ड करेगा, सबसे कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बराबर। इसका मतलब लीड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन, यानी कि आयरन एंड कॉपर के कंपैरिजन में कम है। ओके, देन कॉपर जो है, कॉपर लगभग आधे हिस्से तक जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, या फिर कॉपर जितना हीट एब्जॉर्ब करके रख सकता है, वो किससे ज्यादा है, लीड से ज्यादा है, लेकिन आयरन से क्या है, कम है। ओके, देन जो आयरन का स्पेयर हमारे पास है वो सबसे ज्यादा, यानी कि तीनों से, दोनों से भी ज्यादा, कॉपर एंड लीड से भी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है बेटा, आयरन की है। उसके 2 नंबर पे किसकी है, कॉपर की है, और सबसे लास्ट में सबसे कम, तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है बेटा, लीड की है। अंडरस्टूड, ये बात क्लियर है। ये एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा है, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो तुरंत समझ में आ जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कौन सा मटेरियल, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा मेटल कितनी हीट को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। डेफिनेटली जिसके पास ज्यादा हीट होगी वो वैक्स को उतना मेल्ट करके ज्यादा अंदर तक चला जाएगा, जिसके पास जितनी कम हीट होगी वो वैक्स को उतना कम मेल्ट करेगा और कम अंदर तक जाएगा, जैसे कि लीड के केस में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अंडरस्टूड, ये बात क्लियर है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये ऑब्जर्वेशंस जो अभी मैंने आपको बताए, ये यहां पर कुछ मेंशन है। द स्पेयर विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू द वैक्स, मोर वैक्स विल दस मेल्ट एंड द स्पेयर विल गो डीपर इन द वैक्स। जो स्पेयर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ज्यादा वैक्स को मेल्ट करेगा और उतना ज्यादा वैक्स के अंदर डीप जाएगा, जैसे कि आयरन के केस में आपको दिख रहा है। Then it can be observed that the iron sphere goes deepest in the wax, lead sphere goes at least, and copper sphere goes to intermediate depth. Okay, this shows that for equal rise in temperature, the 3 spheres have absorbed different amount of heat. इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि अगर तीनों का टेम्परेचर हमने इक्वल रखा है, लेकिन फिर भी तीनों ने डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। All 3 are absorb different type of heat. अंडरस्टूड, ये बात क्लियर है, यस और नो? ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। और कुछ ऑब्जर्वेशन यहां पे लिखे हैं, इसको पढ़ना टेक्निकली भी जरूरी है, मैंने तो आपको समझा दिया है वैसे, लेकिन दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द स्पेयर
इज डिफरेंट फॉर द थ्री स्पेयर्स। मतलब उस वो जो प्रॉपर्टी है जो कि डिटरमाइन करती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हर एक स्पेयर एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हर एक के लिए क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called specific heat of that object। और टेक्निकल जाने के बाद ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कितनी है ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर, कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए, क्या करने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस मास का यूनिट है ना, एक यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस से हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अंडरस्टैंड, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यस और नो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। देन देखो यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में एक चार्ट दिया गया है। उसके पहले ऊपर जो स्टेटमेंट है हम उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस is called the specific heat of that object. The specific heat capacity is denoted by letter C. Specific heat capacity को हम किससे डिनोट करते हैं, specific, I will just change the color of pen. Okay, specific heat capacity is denoted by स्मॉल c, है ना, c से डिनोट करते हैं, राइट। एंड द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल डिग्री सेल्सियस kg, है ना। SI यूनिट क्या है, SI यूनिट इज स्पेसिफिक हीट, क्या है बेटा, जूल पर डिग्री सेल्सियस kg, जूल पर डिग्री सेल्सियस kg। एंड सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट इज क्या है, कैलोरीज ग्राम डिग्री सेल्सियस। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया है जो कि आपके बुक में भी है। यहाँ पर सब्सटेंस का नाम है और उसके सामने उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में लिखी है, सीजीएस यूनिट में लिखी है, क्योंकि यहाँ पे कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसलिए वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 1, पैराफिन का 0.54, केरोसिन 0.52, एल्यूमिनियम 0.215, आयरन 0.110, कॉपर 0.095, सिल्वर 0.056 एंड मर्क्यूरी 0.033। ओके, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, याद करना है तो भी कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ये बात क्लियर है बेटा, समझ में आ चुकी है सभी चीजें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, यस और नो, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम क्या देखने वाले हैं, कुछ प्लस देखने वाले हैं, है ना, इसके रिगार्डिंग। देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज C, किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल c से। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा, m। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोट की हमने C से। एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज बाय डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से रेज करते हैं, दो द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, देन वो ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो गिवन है, कैसे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेल्टा T, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। ओके,
और रेज्ड इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हम वो लेंगे, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो वो लेंगे। सो रेज इन टेम्परेचर या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर। सिमिलरली यहां पर क्या लिखा है, इन द सेम वे इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज C, अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, C है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज M एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, यहां पे टेम्परेचर को क्या किया है हमने, डिक्रीज किया है। सो फिर भी फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेल्टा टी। ये बात क्लियर है बेटा, आ गई बात समझ में? यस और नो, यस और नो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। दोनों के फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एक कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे कंडीशन में हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब ये जैसे न्यूमेरिकल्स में आप जिस तरीके का सवाल आपको पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको इसको कंसीडर करना है, लेकिन फॉर्मूलास दोनों के भी क्या है, सेम है। अंडरस्टूड? यहां तक बात क्लियर है बेटा? यस और नो? क्लियर? डन। अब क्या है हमारे पास, हीट एक्सचेंज है। क्या है, हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज किस तरीके से होती है ये हमें देखना है। ओके, सबसे पहले आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी हीट एनर्जी लूज करेगा, बराबर, और उसके बगल में, उसके बाजू में रखा हुआ कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस लूज की गई हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अंडरस्टूड? इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हीट एक्सचेंज बोलते हैं। अब ऐसा कब तक होगा, मतलब कैसा, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को दे रहा है और कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा कब तक होगा, जब तक इट कंटिन्यूज टिल टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल। वो दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब इक्वल नहीं हो जाता, सपोज यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं, एक का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का टेम्परेचर सपोज कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है ना, दो ऑब्जेक्ट्स है। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसको हीट एनर्जी देगा, क्योंकि ये डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में क्या ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अब कब तक देगा, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। अंडरस्टूड? बात क्लियर है? ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है हमें, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट है, यही यूज होता है सभी हीट एक्सचेंजर्स के अंदर, राइट। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आइडियली ऐसा हो सकता है क्या? नो, आइडियली दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को रखें, एक ऑब्जेक्ट हॉट है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, तो जितनी हीट एनर्जी लॉस कर रहा है हॉट ऑब्जेक्ट, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट ले सकता है क्या? नहीं, डेफिनेटली वो इधर उधर जाने वाली है। यस। अब आइडियल कंडीशन को अचीव करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है ना, क्या नाम है उसका, बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। हमारे पास एक बॉक्स है जिसका अंदर जो मटेरियल यूज किया है वो क्या है, हीट रेजिस्टेंट है, मतलब ना तो वो हीट को बाहर जाने देता है ना तो हीट को अंदर आने देता है। इट इज सिमिलर टू योर थर्मस, है ना, जो आपके पास बॉटल्स आती है समर्स में, या फिर आपको यूज करते हो, कोल्ड पानी को कोल्ड रखता है या फिर गर्म पानी डाले तो गर्म रखता है। तो थर्मस के अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो थर्मस भी नथिंग बट क्या है, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ एक बॉक्स है ना, एक बॉटल है। ओके, अब इसके अंदर मतलब ऐसे कंटेनर के अंदर अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रख दे, एक ऑब्जेक्ट हॉट है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, अब यहां से ना तो हीट बाहर जा सकती है ना तो हीट अंदर आ सकती है ना। अब इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ये 100% काम करता है ना, मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस करेगा कौन, हॉट ऑब्जेक्ट, उतने ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन करेगा कौन, कोल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, सो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? बात क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें? ओके, आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी है आज, उसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट भी देखा है, उसके बाद में हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल भी हमने समझा है।
ओके उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर दो फॉर्मूलाज देखे हमने। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेम फॉर्मूला है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर घटाते हैं तो भी सेम फॉर्मूला है। ओके उसके पहले हमने स्टार्टिंग में क्या देखा है, यूनिट ऑफ हीट देखा है ना। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके जूल और कैलोरी के बीच का रिलेशन क्या है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार देख सकते हो, लेकिन आपको समझना जरूरी है। ओके understood? Rest of the part of the chapter we will conduct in the next lecture. Thank you so much for watching this lecture and don't forget to subscribe Physics Gyan Mukesh Naik YouTube channel. Do hit the like button and share this video with your friends, those who can get the benefit for their board exams. Thank you so much.